छोड़ो जी, नेक्स्ट तीसरा सवाल। Which of the following shortcut key is used to start the slideshow? हाँ, अब देखो हम जब भी किसी आप ऑफिस में जाएंगे, अब ऑफिस के अंदर आपको प्रेजेंटेशन देना होगा अपने ऑफिसर्स को, तो उसमें आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो वो पीपीटी के ऊपर बनाते हैं, यानी पावर पॉइंट के ऊपर, है ना। तो पावर पॉइंट के ऊपर जब बनाते हैं तो वो जब आप उसके साथ प्रोजेक्टर ऐड करेंगे तो फिर आपको वो स्लाइड को शो करना पड़ेगा। तो स्लाइड शो करने के लिए हम F5 प्रेस करते हैं। अब आपने क्या करना है, वो जो F5 फंक्शंस की है वो 1 से लेकर 12 तक होती हैं, तो अब आपने उसका फंक्शन देख लेने हैं। F1 क्या करता है, हेल्प के लिए होता है ना। F2 क्या होता है, वो एक्सेल के अंदर सेल को एडिट करने के लिए होता है ना। इसी तरह F5 क्या होता है, वो स्लाइड शो के लिए होता है। F7 क्या करता है, वो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को सही करता है। और F12 क्या करता है, सेव एज का ऑप्शन आता है वहां पर। तो ये आपने सारे इस तरह देख लेने, सिंपल, ठीक हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Pakistan required how many want to exit from grey list of FATA? हाँ, FATF, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को कितनी वोट रिक्वायर्ड हैं कि FATF से निकलने के लिए। पहली बात तो ये कि अब ये 2022 का पेपर है तो पाकिस्तान उस FATF की लिस्ट से बाहर आ गया है। अब पहले हमने देखना है कि FATF क्या है। उसका मीनिंग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बनाई गई थी 1989 के अंदर। वो जब बर्मा से म्यांमार हुआ तो इसको इस तरह भी लिंक कर सकते हैं। ये एक्चुअली G7 एक पावरफुल कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। तो उन्होंने एक वो किया था, यानी एक आइडिया दिया था कि भाई हमें फाइनेंशियली जो फाइनेंसेस हैं उनको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए या उसके ऊपर चेक रखने के लिए या उसको लुक आफ्टर करने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को टैकल करे। तो आजकल जो FATF के कंट्रीज हैं वो हैं जी 40। इनमें 4 मुसलमान कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया और टर्की। ये 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं। और किसी भी कंट्री को उस FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए 12 वोट चाहिए होते हैं। और इसकी टोटल 3 लिस्टें होती हैं। एक होते हैं व्हाइट लिस्ट, जो मतलब सारे कंट्री उसी व्हाइट लिस्ट में होते हैं, यानी जिसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो डाउटफुल नहीं है, ठीक हो गया। जिसकी डाउटफुल होती है, यानी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही होती हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसको वो शामिल कर लेते हैं ग्रे लिस्ट में। और एक इनकी तीसरी लिस्ट होती है जो कि होती है ब्लैक लिस्ट। उनमें ईरान और नॉर्थ कोरिया को उन्होंने शामिल कर रखा है, ठीक है। ऐसे समझो ये उनके परमानेंट मेंबर हैं। तो उसके बाद ये कि अब करंटली साउथ अफ्रीका भी ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है, UAE भी ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है। अभी इंडिया की भी बात हो रही है क्योंकि उनकी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो भी एक सस्पिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनकी जो बैंकिंग सेक्टर है। तो अब इस तरह करके ये FATF वर्क करती है। पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में, पाकिस्तान जो है वो व्हाइट लिस्ट में आ गया है। पाकिस्तान अक्टूबर 2023 को ये उस लिस्ट से बाहर आ गया था, ठीक है। यानी अब पाकिस्तान उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान वो एक ओपन हुआ है, बल्कि अक्टूबर 2022 में, ठीक है, अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना है। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, ठीक हो गया। तो ये आपने इसको देख लेना है। नेक्स्ट, हाँ अगले पढ़ो, कोर स्टूडेंट पढ़ ले। Where is Whitehaven Beach located in Australia? हाँ, वेयर इज व्हाइट हेवन बीच लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है, पहले हमें ये देखना है किस कॉन्टिनेंट में है। ये आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट या उसको ओशिनिया भी कहा जाता है, ऐसे ना। अब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। कैनबरा है ना, सिडनी नहीं है, कैनबरा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि यहां पर 2020 के अंदर जंगल को आग लग गई थी, जिसको क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक समर का। क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक समर का, ठीक है। और उसके बाद यह है कि इसका जो करंट PM है वो कौन है, एंथनी एल्बनीज। ये इसका करंट वो है, प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद ये है कि इसके अंदर जो बीचेस हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हैं, ठीक है। तो इनकी ये जो बीच है व्हाइट हेवन बीच, ये क्वींसलैंड के अंदर मौजूद है, यानी क्वींसलैंड
ये उनकी एक ऐसे समझो कि एक काउंटी है या सूबा है, तो वहां पर ये मौजूद है। तो ये इसके इस तरह आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो। Which country recently abolished the post of prime minister? हाँ, अब देखो ये दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सवाल हर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। अब प्रेसिडेंशियल में ये होता है कि जब सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी वो गवर्नमेंट का हेड भी वही है और रियासत का हेड भी वही है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का हेड जो है यानी एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन वो जो स्टेट का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, है ना। जिस तरह जरदारी साहब स्टेट के हेड हैं और शहबाज शरीफ साहब उसके एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। अब उसमें अमेरिका के अंदर कौन सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल। और टर्की में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल। इन्होंने 2018 के अंदर ना अपनी ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेकर निकलकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गए थे तुर्की, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि भी इनको ये जरूरत क्यों पड़ी और आखिरी इनका प्राइम मिनिस्टर था कौन आखिर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये है कि 2016 के अंदर इसमें तुर्की के अंदर एक कू हुआ था। कू का मतलब होता है जिसको COUP कहते हैं, इसको पढ़ना कू होता है। जब मिलिट्री जो है वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करने की कोशिश करती है, लेकिन टर्की में बार बार कू हुए हैं। लेकिन इस दफा जो 2016 में कू होने वाला था, तो जो तुर्की की अवाम है उन्होंने अपने फौजों को रोका, टैंकों के अंदर आगे लेट गए और उन्होंने उनको बगावत करने से रोक लिया 2016 में। फिर जो उस टाइम के वो थे प्रेसिडेंट थे रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कहा कि भी अब मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए ताकि रियासत को भी मैं हेड करूं और गवर्नमेंट को भी मैं हेड करूं। क्यों? क्योंकि जो आर्मी का हेड होता है, ओवरऑल तमाम फोर्सेस का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। आर्मी चीफ नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट, अच्छा पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेफरेंडम कराया पूरे तुर्की के अंदर 2017 में कि क्या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएं। तो उन्होंने फिर 2017 के अंदर ये कह दिया कि भाई बिल्कुल आप इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करें। तो फिर 2018 के अंदर जो उस टाइम के आखिरी प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था जी बिनाली यल्दिरम। बिनाली यल्दिरम। तो उसको हटाकर, यानी वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीट ही अबॉलिश कर दी, खत्म कर दी, कैंसिल कर दी, रिसेंड कर दी, है ना। और उसके बाद वो खुद जो है वो प्रेसिडेंट तो पहले थे, यानी तमाम एग्जीक्यूटिव पावर भी उसके पास आ गई, प्रेसिडेंट के पास। तो आजकल भी कौन है प्रेसिडेंट? रजब तैयब एर्दोगान है, ठीक है। तो ये आपने देखना है। उसके बाद इस्तांबुल इंपॉर्टेंट उनका शहर है, वहां पर एक मास्क मौजूद है जिसको ब्लू मास्क कहते हैं, उसको 6 मीनारेट मास्क भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसी मस्जिद है जिसके 6 मीनार है। और उसका इस्तांबुल के अंदर एक चर्च मौजूद था जो पहले इनिशियली चर्च बनाया गया था 5th सेंचुरी के अंदर, जिसका नाम है जी हाया सोफिया, या जिसको हेगा सोफिया भी कहा जाता है, इसको हाया सोफिया पढ़ना है। तो उसको फिर क्या किया गया था? फिर 2020 के अंदर उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब हाया सोफिया क्या है? वो तुर्की के अंदर मस्जिद है। उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, ये वहीं पर मौजूद है। मुझसे डिप्टी कोर्ट ऑफिसर के इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि इसकी शेप किस तरह है, तो इसकी जो शेप है वो डायमंड शेप है, यानी जिग जैग चलती है ये। इसी वजह से अक्सर यहां पर जो शिप्स होती हैं वो चोक हो जाती हैं। तो टर्की ने एक प्लान बनाया है कि भी इसी बॉस्फोरस स्ट्रेट के नॉर्थ के अंदर हम क्या करेंगे, एक अलहदा से स्ट्रेट कनाल खोदेंगे जिससे हम इसकी जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर देंगे उधर, ताकि ये आराम से ये चीजें चल सकें। तो ये सारे आप टर्की के। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर आपको पता है कि 1299 के अंदर बनाई गई थी, उस्मान ने बनाई थी इसको, और उसके बाद फिर इसका बेटा आ गया था ओरहान, है ना। तो जिन्होंने फिर अपना कैपिटल बनाया था किसको? बुरसा को। नो, बुरसा को। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो 1453 को फतह किया गया था, 29 मई 1453 को, ठीक है। और 29 मई को पाकिस्तान में भी एक इंसिडेंट हुआ था। 29 मई 1988 को जो मोहम्मद खान जुनेजो साहब थे, जो
प्राइम मिनिस्टर थे 1988 में बने थे, उनकी गवर्नमेंट को ज़ियाउल हक साहब ने डिसमिस कर दिया था 29 मई 1988 को। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 14 अप्रैल भी इंपॉर्टेंट आता है। वो क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल 1988 को क्या हुआ था? जनीवा अकॉर्ड हुआ था, जिसको जनीवा पैक्ट भी कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और इसी 14 अप्रैल को ही 2023 को ईरान ने पहली दफा अटैक किया था उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। अभी तो उन्होंने परसों अटैक किया ना दोबारा, तो पहली दफा जो अटैक किया था उन्होंने मिसाइल या ड्रोन्स के जरिए, वो भी 14 अप्रैल को ही उन्होंने किया था। ठीक हो गया। तो ये अच्छा, ये जो ऑटोमन एम्पायर है फिर ये 1924 तक चलती रही है। फिर मुस्तफा कमाल अतातुर्क आ गए थे, जो कि 1924 से लेकर 1938 तक रहे थे। और उसके बाद जो तुर्की को हेड जिन्होंने किया था वो क्या था? असमत अनोनो ने। और उसके बाद एक इनकी खातून थी, जो पहली खातून थी तुर्की की, तैनसु सिलर, तो वो यहाँ पर हेड बनी थी। और उसके बाद आगे तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो अब देखो, एक सवाल है, हमने कितने उसके निकाले हैं सवाल। अब ये पॉसिबल है कि आपको इंटरव्यू में कोई मसला हो या टेस्ट में कोई मसला हो। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल पढ़ो। In Germany, head of state and government is called. हाँ, वो कह रहा है कि भाई जर्मनी के अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है या हेड ऑफ स्टेट है उसको क्या कहा जाता है? ये सवाल छोड़ गया है। ये पहले उसने पढ़ा था, पहले ऊपर वाला उसने। ठीक है। अब ये जो जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको कहा जाता है जी प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है उसको कहा जाता है चांसलर। ठीक है। पहले जो मशहूर है ना इसकी चांसलर जर्मनी की, उसका नाम था जी एंगेला मर्कल। लेकिन अब जो वो है, जो इसका जर्मनी का चांसलर है, वो कौन है? एलफ शोल्स। एलफ शोल्स, ये उसका क्या है? करंट चांसलर है किसका? जर्मनी का। और जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट शहर भी है, उसका नाम है फ्रैंकफर्ट। जो उनके बैंकिंग सेक्टर जो है वो वहीं फ्रैंकफर्ट में होती हैं। और जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन। बर्लिन को डिवाइड किया गया था ना 1948 में। यही जो बर्लिन वॉल है फिर गिराई कब गई थी? 1989 में, है ना? जिसको वो उसने चर्चिल साहब ने कहा था कि ये आयरन कर्टन है। बर्लिन को डिवाइड कर दिया गया था ना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सॉरी सेकंड वर्ल्ड वार। वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी के ऊपर कब्जा था यूएसएसआर का, और वेस्ट जर्मनी के ऊपर कब्जा था इनका फ्रांस का, बरतानिया का और अमेरिका का, है ना? तो इसको फिर खत्म कर दिया गया था। फिर तो यूनिफिकेशन हो गई जर्मनी की कब? 1989 के अंदर। ठीक है। हाँ, यस। अच्छा, हिटलर साहब जो है इसी के वो थे, यानी इंपॉर्टेंट लीडर थे। जो उनकी एक किताब आती है अक्सर, उसकी जो इंपॉर्टेंट किताब है उसका नाम क्या है? मैन कैम्फ। मैन कैम्फ। मैन कैम्फ का मतलब क्या है? माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल। अच्छा, उन्होंने यहूदियों को मारा था सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर। वो कितनी यहूदी मार रहे थे? 5.7 मिलियन, या पीपीएससी में मोटा फिगर आता है, यानी एक राउंड फिगर आता है, वो 6 मिलियन है ना, 6 मिलियन। तो ये उन्होंने मारे थे। तो ये सारे सवाल हैं इनके, इसको इस तरह आपने टैकल करना है। यस, नेक्स्ट पढ़ो। How many bones are there in adult human being? हाँ, अब वो कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती हैं। अब ये जो बोन्स हैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर वो होती हैं 206। सवाल ये आता है कि भाई न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कितनी आती हैं? वो होती है 300। अब हम कुछ मजीद इसको देख लेते हैं, यानी एनाटॉमी को देख लेते हैं या ह्यूमन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कहाँ पर कितना हड्डियां मौजूद हैं। सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है कान के अंदर, है ना, जिसको क्या कहा जाता है? स्टेप्स या स्टीप्स या स्टेप्स, इस तरह कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी कहां पर होती है? थाई के अंदर, जिसको फीमर कहा जाता है ना। उसके बाद स्कल जो है, ह्यूमन स्कल, उसके अंदर कितना हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां। ठीक है, 22 हड्डियां। और इंसान के पांव के अंदर कितना हड्डियां होती हैं? 27 हड्डियां। और इंसान के जो रिब्स हैं, पसलियां जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कितना हड्डियां होती हैं? 24। 22 का पेयर होता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह याद करना है। अच्छा, हैंड के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनको कौन सी हड्डियां कहा जाता है? उनका नाम क्या है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल बोन्स। ठीक हो गया, मेटाकार्पल बोन्स। और उसके बाद इंसानों के अंदर सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो क्या है?
टीथ का जो एनेमल है, जो अपर पार्ट है टीथ का है, जो बाहर वाला खोल है इसके दांतों का, उसको कहा जाता है क्या, टीथ एनेमल। तो वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इंसानों में वो कितना होता है, ब्लड कितना होता है, तकरीबन 5 लीटर 5 to 6 लीटर, ठीक है, 5 to 6 लीटर, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि भी जो हड्डियों की स्टडी होती है, जो डॉक्टर हड्डियों को डील करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक, है ना। ऑर्थोपेडिक की जो इंसानी हड्डियों को दो बीमारियां होती हैं, एक को कहते हैं ऑस्टोमलेशिया और दूसरी को कहा जाता है रिकेट्स, है ना, रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया। तो ये आपको सारी चीजें इसी तरह टैकल करनी है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट सवाल पढ़ो। मुगल एम्पायर अकबर इन्फोर्स दीन इलाही। हाँ, अब वो पूछ रहा है कि मुगल एम्परर अकबर, जो कि थर्ड मुगलों का किंग था, उन्होंने दीन इलाही को कब इन्फोर्स किया था। 1582 है। हाँ, अब देखो, पहले हम मुगल बादशाहों की बात कर लेते हैं। पहला जो इनका रूलर था, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी, वो 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी, है ना, जो लोधी खानदान का था। उसके बाद ये है कि भाई ये जो पहले हुक्मरान थे बाबर थे, दूसरे कौन से थे, हुमायूं। हुमायूं का जो टेन्योर है वो दो हिस्सों में था, एक 1530 से 1540, फिर दरमियान में कौन आ गए थे, सूरी खानदान, है ना, सूरी खानदान। फिर 1555 से 1556 में दोबारा हासिल हुआ, है ना। उसके बाद क्या है कि फिर आ गए थे अकबर साहब। अकबर साहब की पैदाइश कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1542 को। कहां पर, अमरकोट में। अमरकोट जिसको मॉडर्न डे में हम क्या कहते हैं, उमरकोट, ठीक है, उमरकोट सिंध के अंदर। और उसके बाद यह है कि ये जब बादशाह बना तो उस टाइम इसकी एज थी 13 साल, और 1556 के अंदर ये बादशाह बना। तो 1556 के अंदर ही एक दूसरी बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, जिसको हम सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, है ना। और उसके बाद 1586 में हुई थी। 1556 में, 56। ठीक है। और उसके बाद क्या था कि इन्होंने इनके ये एक सूफी बुजुर्ग थे उस टाइम, चिश्ती सूफी सिलसिला से, जिनकी काफी ज्यादा ये रेवरेंस या इज्जत करते थे। उसका नाम क्या था, शेख सलीम। और शेख सलीम के नाम के ऊपर ही इन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था, क्या, सलीम, जो कि अगला बादशाह बना जहांगीर। तो वो जिस जगह के ऊपर रहते थे शेख सलीम साहब, उस जगह का नाम था सिकरी। तो वहां अकबर साहब ने उस शहर को करार दिया था कि ये है फतेहपुर सिकरी। वहां पर उन्होंने इबादत खाना बनाया था 1575 में, और वहां पर उन्होंने तमाम रिलीजन के जो लोग थे उनकी वो डिबेट कराते थे। और उस डिबेट में जो भी सॉफ्ट इमेज होता तमाम रिलीजन का, उनको वो उधर से निकाल लेते और उनको मिलाकर फिर उन्होंने 1582 के अंदर एक नया दीन लॉन्च किया था, जिसका नाम था दीन इलाही, या जिसको दीन अकबरी भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद यह है कि इस जो दीन इलाही था, इसको ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इनमें जो नोटेबल आदमी है, जिसने इंपॉर्टेंट आदमी जिसने कबूल किया था, उसका नाम क्या था, बीरबल, है ना, जो अकबर के नवरत्न में शामिल है, जो जिसको ब्रेन ऑफ अकबर भी कहा जाता है। और किस बंदे ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब। उनका असल नाम क्या है, शेख अहमद सरहिंदी, है ना। और मुजद्दिद अल-अफ़सानी को इमाम रब्बानी भी कहा जाता है। और उसके बाद यह है कि यही मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब जो हैं, फिर इन्होंने एक अपना नया सिलसिला जारी किया था सूफीज़म के अंदर, जिसको हम कहते हैं नक्शबंदी सिलसिला, जो कि देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता है। बाकी सिलसिले जो हैं वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे चिश्ती हूँ, चाहे सोरवर्दी हूँ, चाहे कादरिया हूँ, चाहे जुनैदिया हूँ, चाहे बाकी शतारी सिलसिला हो, जो बाकी जितने भी हों, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इस सवाल को टैकल करना है। अच्छा, इसके बाद इसकी वफात जो है अकबर की, वो कब हुई थी, 1605 के अंदर। इसके बाद फिर इसका बेटा अगला बादशाह बना था, ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। पोर्ट कासिम इज नियर द विच सिटी इन पाकिस्तान। हाँ, अब जो पोर्ट कासिम है, एक तो यह है कि ये मोहम्मद बिन कासिम के नाम के ऊपर रखी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो 712 के अंदर उन्होंने सिंध को फतह किया था, ऐसे है ना। तो वो दो हिस्सों में उसकी कंटिंजेंट आई थी, आर्मी आई थी। जो आर्मी लैंड के जरिए आई थी, वो मोहम्मद बिन कासिम भी उसी के साथ आया था। लेकिन जो उसके साथ जो कैटापल्ट आई थी, जिसको मॉडर्न डे में हम तोप कहते हैं या कैनन कहते हैं, वो आई थी शिप के जरिए। तो वो पोर्ट कासिम के ऊपर आई थी।
और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने फिर राजा दाहिर को शिकस्त दी थी, जो कि एक्चुअली हिंदू राजा था, और यहाँ की कम्युनिटी उस टाइम सिंध की क्या थी, वो बुद्धिस्ट थी, उनको शिकस्त दी। और उसके बाद ये है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम ने एक ठट्ठा के अंदर एक और शहर आबाद किया था जिसको कहा जाता है दीबल, ये अक्सर पूछते रहते हैं, दीबल शहर बनाया था। और फिर मोहम्मद बिन कासिम 715 में मुल्तान तक आ गए थे, और मुल्तान का जो सन टेम्पल था, यानी जिसको आदित्य मंदिर भी कहा जाता है, जो इसको सूर्य मंदिर कहते हैं या सूरज का मंदिर कहते हैं, ये एक राइटर हैं मनान अहमद आसिफ साहब, तो उनका एक आर्टिकल है कि डीमन विद रूबीज आइज, तो मतलब वो जो डीमन वहाँ पर था, वो जो टेम्पल के अंदर जो स्टैचू था उसकी आंखों के अंदर रूबीज जड़े हुए थे। तो उसके बाद ये है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया था, कब, 715 में। क्यों बुला लिया गया था? क्योंकि दमिश्क के अंदर खलीफा चेंज हुआ था। कौन सा खलीफा अब आ गया था? सलमान बिन अब्दुल मलिक। पहले कौन था? वलीद बिन अब्दुल मलिक। तो उसके बाद फिर इसको टॉर्चर किया गया था और फिर इराक के अंदर इसकी डेथ हो गई थी।